हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस किया था, जिसमें हमने इसके लिए एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट निकाली थी, डीसी का भी एवरेज निकाला था, एसी का भी एवरेज निकाला था। इसके अलावा हमने एफिशिएंसी निकाली थी और इसके लिए हम रिपेल फैक्टर निकाल चुके थे। हमने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपेल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ इसमें आउटपुट में हमें डीसी की तुलना में एसी ज़्यादा मिलती है, जबकि हमें रेक्टिफायर में क्या ज़्यादा चाहिए, डीसी। तो ये रेक्टिफायर वैसे बिल्कुल बेकार रेक्टिफायर है, लेकिन अगर आपको इसको यूज़ करना है सर्किट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें हम एक 5th नंबर का पॉइंट देख रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। इसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये जो आपका EDC होता है, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, Vm/π R + RL × RL। ये हमारे पास में EDC का फॉर्मूला था। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आउटपुट का जो DC वोल्टेज है वो लोड रेजिस्टेंस RL पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज अगर हम RL को वेरी करते हैं तो हमारे पास में DC वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होगा। हम रेक्टिफायर में AC को DC में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो जो DC कन्वर्ट होके आ रही है वो हमारी लोड रेजिस्टेंस के साथ वेरी हो रही है। हम चाहते हैं कि हमें कांस्टेंट मान की DC मिले, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RL को फिक्स करना पड़ेगा। तो EDC के लिए, EDC चूंकि RL पर डिपेंड करता है और RL के मान में वेरिएशन होने के कारण ये जो DC वोल्टेज है ये भी वेरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, जिसका मान किसके बराबर होता है, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन है जो कि इक्वल होता है VNL - VFL / VFL × 100%। ठीक है, VNL क्या है आपका, VNL है लोड वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज कर लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ लोड RL की अनुपस्थिति में आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, और VFL क्या है, आउटपुट वोल्टेज इन प्रेजेंस ऑफ लोड RL की उपस्थिति में आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो VNL और VFL तो आपको पता ही है। अब आप देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन किसके इक्वल होगा इस स्थिति में, VNL। हमें VNL निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं EDC। EDC क्या होता है हमारे पास में, Vm/π × R + RL × RL। ठीक है, तो EDC का मान एक तो बिना लोड की कंडीशन में और एक बार फुल लोड की कंडीशन में निकालेंगे हम। इन दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस और इसका रेशियो किसके साथ, वापस फुल लोड की कंडीशन में वोल्टेज के साथ। ये जो रेशियो है यही क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट DC वोल्टेज इन कंडीशन ऑफ नील लोड टू द फुल लोड। ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज है मतलब आनुपातिक परिवर्तन है। एक बार तो हमने क्या करा, सर्किट में लोड लगाया और एक बार हमने लोड को हटा दिया। जब आप लोड हटाते हो तो उस स्थिति में सर्किट क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के केस में रेजिस्टेंस को क्या माना जाता है, इन्फिनिट। तो दोनों ही कंडीशंस में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वो और उसका जो आनुपातिक परिवर्तन होगा वापस जब लोड लगाया हुआ है उस कंडीशन में, उसका रेशियो को शो करने वाली राशि क्या कहलाती है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का यूज क्यों करते हैं हम, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए। स्टेबलाइज मतलब वो RL के साथ वेरी ना हो,
वो कांस्टेंट मिले हमें, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वोल्टेज रेगुलेशन की। ठीक है, इससे हमें आउटपुट एक फिक्स मान का मिलता है, तो हमें बीच में रेगुलेटर लगाने पड़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर हम VFL निकालें तो VFL तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, पर इसको हम थोड़ा सॉल्व करके रख लेते हैं। मैं इसको इस टर्म में लिख रही हूँ, Vm/π इंटू, यहाँ पर RL है तो मैं इसमें R ऐड कर रही हूँ और सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, एंड डिवाइड बाय नीचे R प्लस RL। अब हम इनको अलग अलग करें तो इसको क्या लिखेंगे? Vm/π R प्लस RL अपॉन R प्लस RL, 1 माइनस R अपॉन R प्लस RL। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? VFL। ओके, अब ये तो आपने VFL निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें VNL चाहिए, तो VNL निकालना है। अब हमें VNL क्या होगा? नील लोड की कंडीशन में फुल वोल्टेज। तो VNL कैसे निकालते हैं हम? ये जो VNL है आपका, ये हमें तब मिलेगा जब आपका EDC विल बी इक्वल टू VNL इफ RL इज इक्वल टू इन्फिनिट। मतलब हमने आउटपुट को ओपन कर दिया, लोड रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनिट हो गया, तो उस स्थिति में ये तो हमें फर्स्ट दे देते हैं, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये आपका 4। VNL निकालने के लिए 4 से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम सेकंड में, तो थर्ड में, इसी को ही सेकंड भी मान सकते हैं हम और इसी को ही थर्ड। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले हम VNL निकाल के रख लेते हैं, तो पुट 4 इन थर्ड। VNL बराबर आपके पास में Vm/π इंटू यहाँ से 1 माइनस R अपॉन, और ये RL इन्फिनिट हो गया, 1/∞ 0, तो जो आपको VNL मिलेगा वो कितना मिलेगा? Vm/π। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब आपने VFL चाहिए, तो चूंकि VFL आपका फुल लोड की कंडीशन में है तो वो आपका EDC के इक्वल ही होगा, तो हम इसको अलग से लिख देते हैं यहाँ पे, Vm/π माइनस Vm/π इंटू R प्लस RL इंटू R। ये हमने कौन सी इक्वेशन से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको पता है Vm/π तो एज इट इज माइनस Vm/π इंटू R प्लस RL। ये कौन था? ये Im था, ये Im है हमारा मैक्सिमम करंट, आप चेक कर सकते हो लास्ट डेरिवेशंस में। तो ये आपका VFL, ये आपको इक्वेशन नंबर 6। देन आप अगर वोल्टेज रेगुलेशंस निकालना चाहते हैं तो VR इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? VNL की वैल्यू कितनी है? Vm/π। हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो Vm/π माइनस, और ये आपका VFL, Vm/π माइनस Im इंटू R एंड डिवाइड करेंगे हम किससे? फुल लोड कंडीशन, Vm/π माइनस Im इंटू R। ठीक है, और ये आपका Im, ये जो हमें मिला था Im, ये हमारा IDC के बराबर था। यहाँ पे Vm/R प्लस RL तो आपका Im है, और ये अपॉन में पाई, ये पाई भी साथ में चलेगा, Im/π, और ये आपको Im/π ही किसके बराबर था? IDC के इक्वलेंट। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ से Vm/π से Vm/π तो कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका Im/π इंटू R अपॉन Vm/π माइनस Im/π इंटू R। और आपने चूंकि कैलकुलेट किया हुआ है
हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IDC कितना मिलता है, Im/पाई। तो आप ये वैल्यू रख सकते हो। वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा इस स्थिति में, अच्छा ये हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो ये परसेंटेज भी लगा लेते हैं। Im/पाई को तो क्या लिखना है, IDC इंटू R अपॉन Vm/पाई माइनस IDC इंटू R, और ये आपका 100%, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इसमें आप IDC को आगे वापस वोल्टेज की टर्म में रख के और आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो वो रेशियो जो बनेगा वो R/RL का रेशियो बनेगा, ठीक है। और इतना भी रख सकते हैं हम इसमें। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू भी इसमें ज़्यादा आती है जो कि कम मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं 6 पॉइंट है इसमें, पीक इनवर्स वोल्टेज। 6 पॉइंट है पीक इनवर्स वोल्टेज, प्रतीप शिखर वोल्टता भी कहते हैं हम इसे। और आप इसे PIV से रिप्रेजेंट करते हो। हम जो हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड यूज कर रहे हैं, ये डायोड हमारा इस तरह का होना चाहिए कि अगर ये कंडक्टिंग स्टेट में नहीं है, जब ये ऑफ स्टेट में है, तब भी ये मैक्सिमम वोल्टेज को खुद पे अप्लाई कर सके। मतलब हमारे पास जो वोल्टेज जा रहा है वो कितना है, Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का वो कितना मिल रहा है हमें, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड Vm। लेकिन हमारा डायोड इस Vm मान की वोल्टता को सहन करने वाला होगा, तभी तो वो आगे करंट को फ्लो करेगा। तो जो भी हम डायोड ले रहे हैं वो इस तरह से होना चाहिए कि वो इस मैक्सिमम वोल्टेज Vm को क्या कर सके, सहन कर सके। तो ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है इससे हम क्या कह रहे हैं, PIV। लेकिन ऑन स्टेट में तो करंट जाने ही देगा, ऑफ स्टेट में भी ये Vm वोल्टता तक अधिकतम चार्ज हो सकता है। तो जो इसका प्रतीप शिखर का मतलब ये है कि जब ये रिवर्स बायस वाली कंडीशन में है, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो उस स्थिति में भी इस पर मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, Vm। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रतीप शिखर वोल्टता। दैट इज हमें डायोड के कंडक्टिंग स्टेट में न होने की स्थिति में भी वो अधिकतम मान Vm की वोल्टता को सहन कर सके, ऐसा डायोड लेना होता है। इसलिए इस अधिकतम मान वोल्टता Vm को ही क्या कहते हैं हम, प्रतीप शिखर वोल्टता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और 7 पॉइंट है। मतलब इसके लिए आपके पास जो PIV आएगी वो कितनी होगी, Vm। और 7 पॉइंट है कंपोनेंट्स इन आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और करंट, निर्गत धारा या वोल्टता में घटक। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम रेक्टिफायर में हमारे घरों में आने वाली AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम करते हैं DC में कन्वर्ट, तो हम देख रहे हैं आउटपुट में हमें DC के साथ साथ AC भी मिल रही है। तो कौन से कंपोनेंट हैं जो DC को शो कर रहे हैं, कौन से कंपोनेंट हैं जो AC को शो कर रहे हैं, तो वो हमें कैलकुलेशन करनी है। और ये कैलकुलेशन आप फूरियर सीरीज के आधार पर करते हो। जो आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ी है फूरियर सीरीज, वो फूरियर सीरीज का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ है, ठीक है। फूरियर सीरीज से हम डिस्प्लेसमेंट y लिखते थे, यहाँ हम y की जगह करंट निकाल रहे हैं, इसलिए मैं करंट I लिख रही हूँ। I इज इक्वल टू, फिर इसका फॉर्मूला होता है A0 प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट an cos n ओमेगा t प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट bn sin n ओमेगा t। अब आपको ये कोफिशिएंट्स निकालने होते थे, तो A0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, और यहाँ पे करंट आएगी I dt। डिस्प्लेसमेंट लेते थे हम y, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह हम बात कर रहे हैं करंट की I dt, और 1 साइकिल 0 से लेकर के t।
फिर हम देखते हैं कांस्टेंट ए एन, इसकी वैल्यू होती है 2/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, ठीक है। फिर यहाँ पर है आपके पास i, तो इसका होता है फॉर्मूला i cos n ओमेगा t dt, और एक होता है bn जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t i sin n ओमेगा t dt। ये आपके पास कांस्टेंट्स के मान होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 0 से t/2 इंटरवल में, 0 से t/2 इंटरवल में i की वैल्यू होती है im sin ओमेगा t, और दूसरे इंटरवल में 0 से t/2 में एंड t/2 से t में। जब आप ये वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको जो कांस्टेंट्स मिलेंगे वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ए नॉट आपको आई डी सी के इक्वल मिलता है, दैट इज Im/π। आपको ए एन के दो मान मिलते हैं। ए एन आपको मिलेगा एक तो 2Im/π 1/n+1 इंटू n-1, और एक आपको मिलेगा 0 व्हेन, अगर n आपका इवन नंबर है, सम है, और व्हेन 0 कब मिलेगा, जब n आपका क्या है, ऑड है, विषम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा आपको bn के भी दो मान मिलते हैं। bn आपको मिलेगा एक तो Im/2, ये आपको जब मिलेगा आप सॉल्व करके देख सकते हो, व्हेन n इज इक्वल टू 1, और एक आपको मिलेगा 0 व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये सारे मान उठा के जब हम वहाँ रखेंगे a नॉट n और bn में, और उसको फिर वापस फूरियर सीरीज में रखेंगे, तो हमें जो फाइनली फूरियर सीरीज मिलेगी वो मिलती है i इज इक्वल टू Im/π प्लस, फिर है bn वाला कंपोनेंट में पहले लिख रही हूँ। bn वाले में क्या है हमारे पास Im/2, जब n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो साइन ओमेगा t बनेगा, और बाकी का लिए क्या हो गया ये 0। फिर इसके बाद में हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू भी n/1, n/2, n/3 रख के पूरा ये समीशन खोलेंगे, तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 2Im/π इंटू cos 2ωt/3 प्लस cos 4ωt/15 एंड सोन। ये इस तरह से हमें फूरियर सीरीज मिलती है इसमें। अब इस फूरियर सीरीज में हम देख सकते हैं कि ओनली फर्स्ट वाले कंपोनेंट में कोई साइन कोस नहीं है, तो ये जो कंपोनेंट है ये डीसी का कंपोनेंट है, लेकिन इनमें साइन कोस हैं, इसलिए सारे कंपोनेंट्स किसके हैं, एसी के। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आउटपुट में आपको डीसी के साथ साथ एसी दोनों ही मिल रहा है। ये तो किसकी टर्म में है, करंट की टर्म में। अगर सेम काम करें हम वोल्टेज की टर्म में, तो यहाँ V हो जाएगा, यहाँ VM होगा, VM VM VM, बाकी सीरीज वैसे ही मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पर सारा काम किससे करेंगे, वोल्टेज V से। तो ये आपके इसके लिए आउटपुट के कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकंड देख रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर ठीक है। देखिए आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, उस हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए वापस फुल वेव रेक्टिफायर का निर्माण किया गया। हाफ वेव रेक्टिफायर की कमियां क्या थी, फर्स्ट तो ये कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपकी एक तो उर्मी का गुणांक था, मतलब रिपेल फैक्टर था, वो बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा मतलब एसी का मान डीसी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार रेक्टिफायर है। फिर सेकंड कंडीशन क्या थी कि उसकी एफिशिएंसी हमने देखी थी, उसमें ओनली 40% थी, जबकि कम से कम भी 50% एफिशिएंसी तो होनी चाहिए किसी भी मशीन की। तो 40% दक्षता है उसकी, कार्य करने की क्षमता ओनली उसकी 40% है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा उसका वोल्टेज रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा था, जबकि हमें वोल्टेज को स्टेबलाइज करना है तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होना चाहिए।
तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर बेकार रेक्टिफायर है, हम उसको विदाउट फिल्टर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने एक नया रेक्टिफायर देख रहे हैं जिसमें 2 डायोड लगे होंगे, एक की जगह 2 डायोड लगे होंगे। तो वो तो आपके आधी तरंग को रूपांतरित करता है डीसी में, और ये आपके पूरी तरंग को रूपांतरित करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। इस फुल वेव रेक्टिफायर का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। यहाँ आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में ये प्राइमरी कॉइल, ये पैरेलल में इसके सेकेंडरी कॉइल। हम इस फुल वेव रेक्टिफायर में जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। इसमें एक सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर होता है। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो भी इस पर वोल्टेज इंड्यूस होता है उसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर टर्मिनल्स ए एंड बी, प्राइमरी कॉइल्स के टर्मिनल्स ए एंड बी के बीच में जो वोल्टेज सोर्स लगा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, उस पर वोल्टेज है VI, इनपुट वोल्टेज। यही वोल्टेज यहाँ पर इंड्यूस होगा सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल C एंड D के बीच में। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आता है टोटल, वो आता है VS', ठीक है। और ये सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर का पॉइंट E इस वोल्टेज को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो होगा VS, ठीक है। इसके अलावा आगे यहाँ पर 2 डायोड लगे होते हैं, डायोड D1 एंड दिस इज डायोड D2, ये आपका डायोड D2। फिर यहाँ से इसको क्रॉस वायर के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं RL, और इधर हमने लगाया है आउटपुट वोल्टेज V0, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर है। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर का पॉइंट E और ये आपका है पॉइंट F, दोनों डायोड जहां मिलते हैं, ये डायोड D1, ये डायोड D2, ये दोनों डायोड मिल रहे हैं बिंदु F पर। ये सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर का पॉइंट E है, बिंदु F और E के बीच में हमने लगाया है लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से इनपुट वोल्टेज आता है। म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस के कारण ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज इंड्यूस होता है। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर की विशेषता है मध्य निष्कासी बिंदु होता है, इसे कहते हैं हम हिंदी में। ये इस वोल्टता को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, और यही वोल्टेज आगे जाएगा जब यहाँ से निकलेगा करंट I1 और इधर जाएगा करंट I2। कैसे जाएगा वो भी हम वर्किंग में देख लेंगे, ठीक है। फिर लोड रेजिस्टेंस RL, देन हम आउटपुट डिनोट कर दें। यहाँ जो आपका VS है उसकी वैल्यू कितनी होती है, VS'/2, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपके पास Vm sin ωt। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका वर्किंग और इसका भी मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे। ओके, थैंक यू।